नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज दिन भर का मार्केट का जो ट्रेंड था वो कैसा था, कौन कौन से स्टॉक में एक्शन था, कहां तेजी थी, कहां मंदी थी, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, ये हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो एक क्विक रिकैप सबसे पहले ले लेते हैं आज के कारोबार का। आज हमने देखा दिन भर दायरे में कारोबार करने के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई। निफ्टी 17,399 के आसपास बंद हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में 250 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है और करीब 200 अंकों से ज्यादा की तेजी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो दिन भर हरे और लाल निशान के बीच बाजार कारोबार कर रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो पॉजिटिव हुई। और दिन भर किस तरह का एक्शन रहा बाजार में, ट्रेड सेटअप कैसा था, ये एक बार समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। प्रियंका बताइए। आज देखिए, जब ग्लोबल सिनेरियो से ग्लोबल स्ट्रेंथ के चलते आपको सबसे पहले तो एक गैप अप मिला। आप बैंक्स को स्ट्रॉन्ग देख रहे थे जब ओपन हुए। हालांकि निफ्टी दिन भर में एक दायरे में जरूर रहा, लेकिन आपको सेंटिमेंट पुल बैक पे हर बार एक बाइंग का ही दिखा। चाहे भले छोटी बाइंग थी, लेकिन कई सारे सेक्टर्स से स्पेसेस है जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई। ब्रॉड बेस्ड बाइंग आपको दिखाई दी, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं, आपको लॉन्ग बिल्टअप होते हुए भी दिखाई दिए। कौन से स्पेसेस है जिनमें अच्छी मूव देखने को मिली? बड़े ट्रिगर्स कहाँ थे? पहला था ऑटो नंबर्स के चलते आपने लार्ज कैप स्टॉक्स में हीरो जैसे स्टॉक्स, क्योंकि टू व्हीलर के अच्छे नंबर्स आए लास्ट मंथ। मारुति हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स रही उनकी, मारुति में अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसी तरह से आप आयशर मोटर्स की बात करें, क्योंकि पीवी यहाँ पर भी, और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, पीवी सेगमेंट, चाहे टाटा मोटर्स की हो, मारुति की हो, एमएनएम की हो, इन सब में अच्छे नंबर्स आए। इसका क्लियरली इम्पैक्ट आपको आज बाजार में मौका भी मिला लॉन्ग करने का, और कुछ गैप अप में भी आपको यहाँ गेन्स देखने को मिले। सो क्लियरली ऑटो पैक में चाहे टू व्हीलर्स हो, कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर हो, सब में बाइंग दिखी। ऑटो एंसिलरी में भी मूव थी। ये एक स्पेस था जो क्लियरली मूव कर रहा था। दूसरा स्पेस था क्योंकि क्रूड में जो सडन जंप निकल कर आया सप्लाई कट होने के चलते, आपने जितने भी रिफाइनरीज काउंटर्स को देखो, चाहे वो ONGC हो, फॉर दैट मैटर चेन्नई पेट्रोकेम, ऑयल इंडिया, और इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट रिलायंस भी हो, इन सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिली। टॉप गेनर्स में अगर आप पहले 5 टॉप गेनर्स की बात करें तो आपको ONGC के जैसे काउंटर्स देखने को मिले। ऑटो स्टॉक्स थे इस लिस्ट में शुमार, और साथ ही पावर्स में से, क्योंकि पावर टैरिफ भी एक रीज़न था। पूरे अक्रॉस द कंट्री में कई सारे रीजन्स में पावर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते आपको पावर स्टॉक्स में तो एक्शन था ही, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन था, क्योंकि पावर जनरेशन के लिए कोल एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। एट द सेम टाइम लूजर्स कहाँ थे? क्योंकि अगर क्रूड जब बढ़ता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नुकसान होता है, इसलिए BPCL, HPCL जैसे काउंटर्स जो थे वो लगाट थे, उन पर डेंट देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग आपको उन स्पेसेस में देखी, हेल्थ केयर काउंटर्स में, जहां पिछले हफ्ते तक मूव थी। IT ड्रैगर था, जिसकी वजह से आपको निफ्टी पर आप एक रेंज बाउंड मूव देख रहे थे, नहीं तो अदरवाइज बैंक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कमबैक किया। बजाज ट्विंस फाइनेंस काउंटर्स ने अच्छी मूव देखने को मिली, और स्टॉक्स लाइक मिड कैप में भी IEX जैसे काउंटर्स हो, JSW एनर्जी जैसे काउंटर्स हो, उनमें अच्छी मूव थी। कुछ स्टॉक्स जहां पर क्लियरली सेटबैक था, KPIT कमेंट्स में एक अच्छी खासी 13% तक की डाउनसाइड मूव देखने को मिली, क्योंकि वहां पर एक डाउनग्रेड निकल कर आया। और इसके अलावा कुछ स्पेसेस सेरेमिक टाइल्स के काउंटर्स थे जहां पर अच्छी मूव थी। तो बहुत सारी थीम्स बाजार में एक्टिव थी। मिड कैप बैंक्स, होटल स्टॉक्स, पावर एंसिलरी, जहां पर आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही थी। रेंज वाइज तो आप निफ्टी पर एक रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे थे, लेकिन बायस ऊपर का दिख रहा है। बैंक्स पे भी आप देखें तो अच्छी मूव के साथ आज बाइंग देखने को मिली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये था मार्केट का एक क्विक रिकैप, और हमने देखा कि आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। मिड कैप स्पेस में आज ज़्यादातर एक्शन देखने को मिला, ऑटो स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेज़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं, और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, एक एक करके आपको भी सुनवाते हैं। और निप्पॉन इंडिया AIF के इक्विटी हेड वरुण गोयल का कहना है कि चुनिंदा शेयरों में खरीदारी के मौके हैं। निवेशकों को बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में खरीदारी के नए मौके तलाशने चाहिए। साथ ही ऑटो सेक्टर पर भी नजरिया पॉजिटिव है। आइए आपको सुनवा देते हैं पूरा कॉन्वर्सेशन। देखिए, जहां तक ऑटो सेल्स का सवाल है, हमें लग रहा है कि पैसेंजर कार सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, SUV सेल्स, ये तो ठीक ठाक बिक्री इसमें बिक्री की दर बनी हुई है। थोड़ा सा प्रेशर जो आ रहा है वो भी आप देखिए टू व्हीलर के स्पेस में आ रहा है। खासकर जो इकोनॉमी सेगमेंट है उसमें
डिमांड भी सॉफ्ट है क्योंकि सेल्स प्राइस व्हीकल्स का काफी बढ़ा है पिछले 3 साल में। और होंडा जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, उसके आने के बाद वहां पे कंपटीशन और बढ़ने की संभावना है। तो हम जो इकोनॉमी सेगमेंट है मोटरसाइकिल का, उस पे कॉशियस रहेंगे। जहां तक प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट है, जहां तक आपका पैसेंजर कार है, वहां पे डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छे है और अगले कुछ सालों में भी अच्छा होने का उम्मीद है। हमारा ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी ही पीक होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ऑटो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑटो लोन्स के, वो भी पीक होने वाले हैं। तो डिमांड इसके बाद हमें लगता है कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होने की वजह से उसको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और हम ऑटो सेक्टर पे ब्रॉडली पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो ये थे वरुण गोयल बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्चे तेल की। और आज हमने देखा कि क्रूड में मार्च के निचले स्तरों से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। क्रूड में तेजी से किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, इस पर एक अपडेट लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी रिसर्च के साथ। आशीषा बताइए। जी हाँ, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में हाल ही में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्च के लो से कंपेयर करें तो करीब 15% का अपमूव ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने को मिला है। $75 पर बैरल के निचले स्तर पर गिरने के बाद अब एक बाउंस बैक देखने को मिला। करीब $83-85 पर बैरल के आसपास अब ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और काफ़ी ओपेक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने अब आउटपुट कट अनाउंस किया है, जिसके चलते ये अपमूव देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि सेक्टर्स, इंडिविजुअल सेक्टर्स पर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस के चेंजेस के चलते क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ऑयल एक्सप्लोरर्स की बात करेंगे। ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता और HOEC जैसी कंपनीज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते इन कंपनीज के अर्निंग्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इसी के चलते इन स्टॉक्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट हर $5 पर बैरल चेंज इन ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते ONGC के EPS में 7% का चेंज देखने को मिल सकता है और ऑयल इंडिया के EPS में करीब 12% का चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL, HPCL, BPCL, MRPL, इन सब कंपनीज पर मिक्स्ड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चलते मार्केटिंग इम्पैक्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इन्वेंट्री गेन्स कंपनीज एंजॉय करते हैं और इसी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस के चेंजेस के चलते यूजुअली एक मिला जुला इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑयल कंज्यूमिंग कंपनीज और सेक्टर्स की भी बात करते हैं, जो सेक्टर्स और कंपनीज ऑयल को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। उसमें पेंट, एविएशन, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, टायर कंपनीज और सीमेंट कंपनीज, एविएशन कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज का नाम शामिल है। ये सब सेक्टर्स और कंपनीज ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है और इसी के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चलते इन सब सेक्टर्स और कंपनीज को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये जानकारी देने के लिए। तो किसको फायदा होगा, देखिए ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता जैसे स्टॉक्स आज तेजी के साथ कारोबार भी कर रहे थे और नुकसान किसको होगा ये भी हमने आपको बताया। तो इन तमाम कंपनियों पर आप आगे भी नजर रखिए। अब आप बात करते हैं ऑटो कंपनियों की और आज ऑटो सेक्टर भी फोकस में था। ऑटो इंडाइसेस हमने देखा, वहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। वजह ये थी कि मार्च के ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे, जिसके चलते यहाँ पर एक्शन था। तो कैसे रहे हैं नंबर्स, ये बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि बताइए। अगर मार्च ऑटो सेल्स की बात करें तो इस बार मजबूत आंकड़े आते हुए दिखे हैं सभी ऑटो कंपनीज के तरफ से और खास तौर से अगर बात करें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और साथ ही टू व्हीलर सेगमेंट ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और उम्मीद से बेहतर इस बार कंपनीज ने परफॉर्म किया है। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रक्स और बसेस की बिक्री है, हम उम्मीद ही कर रहे थे कि अच्छी आएंगी क्योंकि आगे चल के उनके दाम बढ़ने वाले हैं नए एमिशंस नॉर्म के चलते और साथ ही जो मांग थी वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव थी, जिसके चलते हमने उम्मीद ही की थी कि अच्छे नंबर्स आएंगे और इस बार कंपनीज ने उम्मीद से बेहतर ही प्रदर्शन किया है। अगर बात करें टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल और अशोक लेलैंड की तो महीने दर महीने उनकी सेल्स में 30% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं आयशर मोटर्स VECV की सेल्स में 60% से भी ज़्यादा की हमने ग्रोथ देखी है महीने दर महीने के लिहाज से। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे अगर बात करें तो वहाँ पे जो डिमांड थी वो महीने दर महीने लगभग सपाट देखने को मिली है। हालांकि M&M ऑटोमोटिव डिवीजन ने 12% की ग्रोथ भले ही दर्ज की है, पर कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से हम देख रहे थे कि इनकी ग्रोथ के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अब उस जो गति है उसमें थोड़ी सी धीमापन तो हम आते हुए ज़रूर देख रहे हैं। पर टू
टू व्हीलर स्पेस पे इस बार बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि जहां पे जो डोमेस्टिक डिमांड थी फाइनली उसमें एक रीबाउंड देखने को मिला है और आगे चल के इनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे जो उनकी मांग है इस महीने जो है बढ़ती हुई नजर आई। और उसके खास तौर से देखें हीरो मोटोकॉर्प महीने दर महीने 30% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं टीवीएस और आयशर मोटर्स के नंबर भी अच्छे ही आते हुए दिखे हैं और उम्मीद से बेहतर भी रहे। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जो बारिश हमें देखने को मिली थी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में, उसका असर ज़रूर थोड़ा सा देखने को मिला है। कंपनीज भी वो हाईलाइट कर रही हैं, पर आगे चल के डिमांड को लेकर पॉजिटिव है। और मार्च महीने में 30% की महीने दर महीने ट्रैक्टर M&M के और साथ ही एस्कॉर्ट्स के बिक्री आंकड़ों में हमने आते हुए देखी है। और इसके लिहाज से देखें तो सभी ऑटो स्टॉक्स बस करते हुए नजर आए। आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, M&M, मारुति सुजुकी, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स आते हुए दिखे। और साथ ही छोटी ऑटो कंपनी जैसे SML, इसूजू, JBM ऑटो, इन सब में भी एक्शन देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पैसेंजर व्हीकल का प्रदर्शन तो इतना कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और टू व्हीलर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अनुमान से काफी बेहतर रहे। अब आगे बढ़ेंगे और एक और खबर का रुख करते हैं। सरकार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर इंसेंटिव देने की तैयारी में है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बर्डन है उसको कम करने के मकसद से सरकार एक नई स्कीम की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम PM प्रणाम है। इस स्कीम के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि जो सब्सिडी बर्डन है उसको कम किया जाए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से इस स्कीम के ऊपर जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है उसकी शुरुआत कर दी गई है। हालांकि राज्यों के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पहले ही पूरी की जा चुकी है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इसी महीने जो फाइनल प्रपोजल है इस स्कीम के ऊपर वो कैबिनेट को भेजा जाएगा और सरकार का प्रयास ये है कि जल्द से जल्द कैबिनेट की मंजूरी जो है इस पर ले ली जाए। मकसद ये है कि इसके ज़रिए राज्यों को डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाएगा और वो इंसेंटिव इस बात के लिए दी जाएगी कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल राज्य सरकारें करेंगी उसी अनुपात में उन्हें इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलेगा। दरअसल जितनी केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करके यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को बढ़ा के राज्य सरकारें फर्टिलाइज़र सेविंग करेंगी, उसका 50% अमाउंट जो है उनको वापस कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सेविंग करती है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल कम करती है, तो उसका 1000 करोड़ रुपए जो है संबंधित राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए सरकार को ये उम्मीद है कि अगले 3 साल में करीब 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बचत होगी। जहां तक सब्सिडी कैलकुलेशन का सवाल है तो 3 साल का जो एवरेज कंजम्पशन है उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। साथ ही साथ एक और शर्त ये होगी कि नियर बाई जो एरियाज हैं, जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ भी केमिकल फर्टिलाइजर का जो इस्तेमाल है उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने इस स्कीम की घोषणा जो है बजट में की है, यानी कि वित्त वर्ष 2024 के लिए जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के जरिए उसमें इस स्कीम की घोषणा की गई और सरकार की कोशिश ये है कि ओवरऑल जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन है वो कम किया जाए, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में करीब 2,25,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी का भार जो है सरकार ने वहन किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये जानकारी देने के लिए। और इस खबर के चलते आज हमने देखा कि RCF ये स्टॉक फोकस में था और करीब 3 से 4% की तेजी वहां पर देखने को मिली। चलिए, ये तो था आज का मार्केट का सेटअप। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।